सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 4 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के साथ जहां पर प्रदूष न्यूज़ में है। अब ये है क्या, इसको पूरे डिटेल में समझते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट कहाँ के, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक के अंतर्गत काम किया है। तो प्रत्यूष मिशन डेवलप किया है। अब इसके फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोबिंग ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। याद रखिएगा, एक बार फिर से बोल देता हूँ, प्रोबिंग रियनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं के लिए इससे फुल फॉर्म निश्चित रूप से बनेगा। अब इसका एम है कि यूनिवर्स के जो कॉस्मिक डाउन है, अब कॉस्मिक डाउन का मतलब आपको समझाएं तो जब पहले स्टार्स और गैलेक्सी बने थे उस समय को हम लोग कॉस्मिक डाउन कहा जाता है। अब इसको समझना इसका काम है। अब कॉस्मिक डाउन क्या होता है ये भी जान लीजिए पूरी डिटेल में, कि ये वो पीरियड है जब बिग बैंग के 200 से 500 मिलियन ईयर्स बाद पहली स्टार और गैलेक्सीज बनी थी। यूनिवर्स डार्कनेस से लाइट में चेंज हुआ था। इस टाइम के सिग्नल्स बहुत वीक होते थे, स्पेशली एक रेडियो सिग्नल 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन लाइन का होता था। अब 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल क्या है ये भी जान लीजिए। तो जो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स एक फेंट रेडियो वेव इमिट करता है जिसका वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर होता है। अब अगर ये सिग्नल एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है जो हमें बताता है यूनिवर्स के अर्ली फेज में क्या हो रहा था। वहीं अगर इसके प्रॉब्लम की बात करें तो ये सिग्नल बहुत ही वीक है और अर्थ के रेडियो नॉइज से डिस्टर्ब हो जाता है। अब प्रत्यूष मिशन का इनोवेशन के बारे में बात करें तो प्रत्यूष एक रेडियोमीटर पेलोड है जो एक टाइनी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। यानी कि अगर इसके साइज की बात करें तो ये एक क्रेडिट कार्ड के बराबर है, जिसका फंक्शन है एंटीना, एनालॉग रिसीवर और एफपीजीए को कंट्रोल करता है। एफबीजीए इलेक्ट्रॉनिक टर्म है जिसका मतलब होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे होता है, एक तरह का आईसी होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको कि प्रोग्राम करके डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहीं इसका काम है डेटा कलेक्ट करना, स्टोर करना और साथ ही साथ कैलिब्रेट करते रहता है। ये बहुत कम साइज का है, वेट, पावर, स्वैप में काम करता है जो स्पेस मिशन के लिए परफेक्ट है। तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है इससे संबंधित। अब अगर इसके हम आगे बात करें कि क्यों फार साइड ऑफ द मून लिया जा रहा है, तो अर्थ से जो रेडियो इंटरफेरेंस है वो 0 है। यानी कि कोई एटमॉस्फेरिक इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सिग्नल काफ़ी वीक होता है, तो एक प्रिस्टीन रेडियो क्वाइट ज़ोन मिलता है, जहाँ वीक कॉस्मिक सिग्नल डिटेक्ट हो सकता है। इसलिए फार साइड ऑफ द मून को चुना गया है। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो पहले स्टार और गैलेक्सीज़ कैसे बने हैं, इसको समझने का मौका मिल जाएगा। अब दिक्कत है कि एक टाइनी लो कॉस्ट कंप्यूटर भी बिग स्पेस साइंस कर सकता है। वहीं अगर इंडिया के रोल की बात करें, तो स्पेस साइंस और कॉस्मोलॉजी में ग्लोबल कंट्रीब्यूशन भारत अपना दे सकता है। अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस एमसीक्यू को आप कर लेंगे। बोलता है कि प्रत्युष मिशन से संबंधित बताइए। तो इट एम्स टू डिटेक्ट द 21 सेंटीमीटर रेडियो सिग्नल, ये बिल्कुल सही जवाब है। वहीं अगर बात करें कि फार साइड ऑफ मून पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया जाएगा, क्यों किया जाएगा ये भी मैंने समझा दिया, बिल्कुल सही है। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बिल्कुल जो है एक क्रेडिट कार्ड के साइड के बराबर है ये। और अगर प्रत्यूष को बोले तो जॉइंटली बताया मैंने कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया में जो जीएसटी कलेक्शन है वो 6.5% का राइज देखा गया है अगस्त 2025 में। और कितना हो गया है, 1.86 लाख करोड़ हो गया है, जो सरकार के लिए अच्छी बात है, ताकि सरकार योजनाओं में इन पैसों को लगाकर विकास का काम करेगी। पर होता क्या है ये मुझे नहीं पता। अब जो है बढ़ते हैं, सबसे पहले जीएसटी न्यूज़ में है तो फिर से आपको जीएसटी रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो जीएसटी क्या है, तो एक इसको समझने से भी पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली जब आप गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी जो सरकारी बाबू होते हैं, यानी सारे लोग तो बाबू के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो अपना जो सैलरी होता है, सैलरी का एक फिक्स अमाउंट सरकार के द्वारा जो तय किया गया है कि इतने सैलरी के बाद आप पर टैक्स लगाया जाएगा। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट टैक्स बनता है, जैसे कि उसे क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स। या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये भी डायरेक्ट टैक्स का ही प्रकार है। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इंटरमीडिएटरीज़ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है जीएसटी, एक्साइज़ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो अब आते हैं जीएसटी को समझते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज़ पर लगाया जाता है। जिससे कि जो मल्टीपल सेंट्रल टैक्स और जो स्टेट टैक्स है उसको हटाकर इसे एक टैक्स बना दिया गया है। अब अगर जीएसटी के प्रकार की बात करें तो इसके 4 प्रकार हैं, जिसमें सेंट्रल जीएसटी आता है, स्टेट जीएसटी आता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आता है और इंटीग्रेटेड इन सारे को मिला दे तो ये बन जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अगर
आपको बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था भारत में 1 जुलाई 2017 को। वहीं जो पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था वो था फ्रांस 1954 में ही। और जो पहला स्टेट था भारत में जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था उसका नाम है असम। अब अगर इस इम्प्लीमेंटेशन का संविधान संशोधन देखें तो 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। अगर आर्टिकल की बात करें तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 246 ए, जो ये पार्लियामेंट को ग्रांट करता है और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि ये जीएसटी के रिगार्डिंग लॉ बना सके। वहीं जो 279 ए है वो एस्टैब्लिशमेंट और फंक्शन बताता है जीएसटी काउंसिल का। अब याद रखिएगा कि जीएसटी में डिफरेंट स्लैब्स होते हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब आपको ये याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब जो 12% और जो 28% स्लैब था, उसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही स्लैब रहेगा, 5% और 18%। 0% वाला एज़ इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जो 99% आइटम जो 12% में था, उसको 5% स्लैब में डाल दिया गया और जो 90% आइटम था 28 प्रतिशत वाला में, उसको 18% में शिफ्ट कर दिया गया। और जो लग्ज़री या फिर सिन गुड्स का मतलब होता है जिसको खाने से कैंसर होता है यानी बीमारी पैदा होता है, मरने का खतरा होता है, जैसे टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, इसको दारू हो गया, सिन गुड्स कहा जाता है। अब इसके लिए एक अलग से स्लैब बना दिया गया 40% का। तो यानी कि अब केवल 5%, 18% और 40% का टैक्स स्लैब है। तो जीएसटी क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या है। देखिए, तो जो आपका जीएसटी कलेक्शन है अगस्त 2025 में इंडिया का 1.86 करोड़ हो गया है। अब अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 6.5% ज़्यादा है। ये 8वां कंसेक्यूटिव मंथ है जब जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ के ऊपर गया है। अब अगर इसमें डेटा की बात करें तो जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ये सिर्फ़ आपको दिमाग में रखने के लिए, समझाने के लिए जो मेन चीज़ रहता है मैं आपको वो समझा दिया हूँ। 1.8486 लाख करोड़ है, वही जो डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू हुआ है वो 1.37 लाख करोड़ है और अगर इम्पोर्ट से जीएसटी जो मिला है वो है 49,354 करोड़ रुपया और जो रिफंड आउटफ्लो हुआ है वो 19,359 करोड़ का हुआ है। तो और जो नेट जीएसटी कलेक्शन है वो 1.67 लाख करोड़ है। तो ऐसा नहीं केवल बढ़ा है, ओवरऑल बढ़ा है, घटा भी है। जब इम्पोर्ट में देखेंगे तो वहाँ पर कम हुआ है रेवेन्यू। अब ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके रीजन को देखें तो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और कहेंगे भी नहीं क्यों, ठीक है ना? बेटर कंप्लायंसेस हो रहा है यानी ई-इनवॉइसिंग, डेटा एनालिटिक्स, आईटी सिस्टम की वजह से टैक्स लीकेजेज कम हो रहा है। अब रिफंड आउटफ्लो भी कम हुआ है, इस वजह से जो नेट रेवेन्यू है वो बढ़ गया है। अब अगर इसके इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस को देखें तो जीएसटी रेवेन्यू बढ़ता है तो इसका मतलब कंजम्पशन और इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग है। वहीं अगर फिस्कल हेल्थ की बात करें, फिस्कल यानी कि पैसे की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम के लिए यूज़ होता है। शुरुआत में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर जीएसटी काउंसिल के अंदर रेट रैशनलाइजेशन और सिम्प्लिफिकेशन के डिस्कशन को पुश करेगा, ऐसा पॉलिसी एंगल ये दर्शा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ चैलेंजेस भी है। अब चैलेंजेस क्या है कि जो इम्पोर्ट से जीएसटी रेवेन्यू है वो गिरा है, मैंने आपको बताया अभी तुरंत, जिससे ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन का ये सिग्नल दिखा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है ट्रंप ने टैरिफ लगाना चालू कर दिया है। अगर डोमेस्टिक डिमांड स्लो हुआ, तो कलेक्शन पर भी असर पड़ेगा। अभी-अभी कंप्लायंसेस और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है सरकार को। तो ये तो होते रहेगा, बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। आपसे बोलता है कि जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो 1.86 लाख करोड़ बिल्कुल सही है। जीएसटी रेवेन्यू जो डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शंस है वो 9.6% का वृद्धि हुआ है। वहीं जो रिफंड आउटफ्लो आउटफ्लो है वो रोज़ कर गया है 20% से। तो बढ़ गया है देयर बाय रिड्यूसिंग द नेट जीएसटी रेवेन्यू। तो देख लेते हैं कि रिफंड जो आउटफ्लो हुआ है उसमें 20% क्या हुआ है? माइनस दिख रहा है आपको और यहाँ क्या दिखा रहा है? रोज़ दिखा रहा है यानी कि प्लस दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। जो मंथ ऑफ अगस्त 2025 है वो 8th कंसेक्यूटिव मंथ, बिल्कुल ये मैंने शुरुआत लाइन में ही बताया था, यानी कि 1, 2 एंड 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पर। तो अगला करंट अफेयर बॉन्ड यील्ड से संबंधित है। तो आज की पहली टॉपिक साइंस एंड टेक से थी, दूसरी टॉपिक इकोनॉमिक्स से थी, तीसरी टॉपिक भी इकोनॉमिक्स से है और इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में क्या है? तो सबसे पहले आपको बॉन्ड यील्ड समझा दें कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है। तो बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर जब भी अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करता है तो उस पर जो मिलने वाला रिटर्न होता है उसे हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। अब आपको बॉन्ड यील्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बॉन्ड यील्ड को डिफरेंट वे में डिराइव किया जा सकता है, जैसे कि कूपन यील्ड में या फिर करंट यील्ड में। तो सिंपल भाषा में आपको क्या याद रखना है कि जो भी इन्वेस्टर के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उस पर मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो बॉन्ड यील्ड कहलाता है। अब आइए बॉन्ड यील्ड समझने के बाद समझिए कि आरबीआई क्या है? तो आरबीआई के बारे में बताएँ तो आरबीआई में पाम ट्री होता है, अगर इसके लोगों की बात करें तो, और साथ ही साथ टाइगर होता है। यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना
कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को 1934 का एक्ट था। यंग हिल्टन कमेटी कब आई थी? ये आपको याद रखना है। तो यंग हिल्टन कमेटी 1928 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर है आरबीआई के। वहीं 4 डिप्टी गवर्नर होता है जिसमें पूनम गुप्ता मैम का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका रिसेंटली में अपॉइंटमेंट किया गया है। बाकी के डिप्टी गवर्नर का नाम एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर साहब हैं और साथ ही साथ स्वामीनाथन जानकीरमन है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। अब आइए बढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या कहती है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम होता है भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? यानी महँगाई दर को कंट्रोल करना। भारत में महँगाई दर 2 से लेके 6% के बीच में होना चाहिए यानी कि 4 ± 2। अब इसके लिए मॉनेटरी यानी ये कैसे इतना पर बना रहे इसके लिए एमपीसी बनाया गया और जो एमपीसी है उसमें 6 मेंबर होते हैं जिसमें 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वही इसके हेड होते हैं। इसको बनाया गया था उर्जित पटेल कमेटी के सिफारिश पर। अब आरबीआई यहाँ डिफरेंट टूल्स का यूज़ करती है, जिससे कि वो भारत में महँगाई दर को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ उस टूल में आपको आज ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आज मैं आपको केवल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताऊँगा। बाकी भी टूल्स हैं जो मदद करती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो रेपो रेट का मतलब होता है कि वह रेट जिस पर आरबीआई लेंड करता है यानी उधार देता है शॉर्ट टर्म मनी कमर्शियल बैंक्स को और उनसे क्या रखता है एवज़ में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक से रखकर उनको शॉर्ट टर्म मनी देता है, लोन देता है। अब इसका काम क्या है? तो कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, साथ ही साथ लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो एक ऐसा रेट जिस पर कि आरबीआई मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से यानी कि उल्टा हो जाता है। अब इससे होगा क्या कि बैंक से जब पैसे आरबीआई जमा करेगी तो यानी कि वो लिक्विडिटी का मतलब होता है, जो मार्केट में पैसे हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करने का ये काम करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं कि न्यूज़ क्या है? अब आपको न्यूज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूज़ में आपको जो बॉन्ड यील्ड है, जब आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है, तब भी ये बॉन्ड यील्ड बढ़ा कैसे? तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल केस होता क्या है? तो जब आरबीआई रेपो रेट कट करता है, तो बोरोइंग जो है चीप हो जाता है, जिससे डिमांड जो होता है बॉन्ड का, वो बढ़ जाता है और बॉन्ड प्राइसेस ऊपर चला जाता है, जिससे कि यील्ड गिर जाता है। यानी कि जैसे ही रेट कट करेगा आरबीआई, तो जो बॉन्ड यील्ड है, वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। अभी जो केस है, वो अलग क्यों है? क्योंकि अभी यील्ड बढ़ने के पीछे 2 मेन वजह है। एक तो आरबीआई का हॉकिश स्टैंस इन्फ्लेशन के ऊपर हॉकिश का मतलब होता है, आपको आसान भाषा में बताएँ तो तेज़ तर्रार, यानी कि आरबीआई अपना दिमाग लगा रहा है, ठीक है? ताकि महँगाई दर को कंट्रोल करके रखा जा सके। तो आरबीआई ने रेट तो कट किया है लेकिन स्टैंस अभी भी हॉकिश रखा है, यानी कि बार-बार कमी-बेशी नहीं किया जा रहा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, फिक्स रखा जा रहा है बार-बार। मतलब आरबीआई अलर्ट है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है अगर और रेट कट की पॉसिबिलिटी कम है तो। मार्केट को लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना प्रायोरिटी है तो इन्वेस्टर हायर रिटर्न यानी यील्ड डिमांड करते हैं। वहीं गवर्नमेंट बोरोइंग भी इसका एक कंसर्न है। गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म प्रपोज़ किया है। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कम हो सकता है इससे। इसलिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंस के लिए ज़्यादा बॉन्ड इश्यू करना पड़ेगा। वहीं अगर बॉन्ड सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा तो प्राइस गिरेगा और यील्ड बढ़ जाएगा। अब अगर राइजिंग यील्ड के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए ये कॉस्टली होता है क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाता है। बैंक के लिए रिस्क है क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस गिरता है तो बैंक को टू मार्केट लॉस होता है। वहीं अगर ये इकोनॉमी के सिग्नल की बात करें तो सिर्फ रेपो रेट से मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिस्कल पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि बहुत सारे तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। केवल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आइए क्वेश्चंस को कर लीजिए। आपसे पूछता है कि जो रिसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है इससे संबंधित आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा सही है। तो पहला जो लिखा है कि बॉन्ड यील्ड राइज़ कर गया है इवन आफ्टर आरबीआई के कट करने के बावजूद भी, तो ये हॉकिश पॉलिसी की वजह से हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब कंसर्न है हायर गवर्नमेंट बोरोइंग पार्टली ड्यू टू द प्रपोज्ड टैक्स रिफॉर्म्स, ये भी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सही है। बॉन्ड यील्ड मूव इन द सेम डायरेक्शन एज़ द बॉन्ड प्राइसेस व्हेन द प्राइसेस फॉल यील्ड आल्सो फॉल्स, क्या मैंने यही आपको समझाया है? नहीं, मैंने आपको क्या समझाया है कि बॉन्ड यील्ड जो मूव करता है वो इन्वर्सली होता है बॉन्ड प्राइस के, यानी कि अगर प्राइसेस कम हो जाएगा तो यील्ड क्या होता है? बढ़ जाता है, तो ये गलत हो गया। राइजिंग यील्ड कैन इंक्रीज द गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट एंड क्रिएट फिस्कल प्रेशर, ये बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर, जहाँ पर ऑल ऑफ इंडियाज़ ब्रीथ्स बैड एयर एक्यूएलआई 2025 की रिपोर्ट आ गई है।
अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सबसे पहले जान लीजिए। तो EQLI का मतलब होता है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि EPIC ने पब्लिश किया है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के 46% लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर PM 2.5 लेवल 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो इंडिया का स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा है। अब अगर इसके मेन फाइंडिंग्स देखें रिपोर्ट्स की, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस हो रहा है। हर एक इंडियन की ज़िंदगी का एवरेज अगर साढ़े 3 साल कम हो रहा है पॉल्यूटेड एयर की वजह से। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 8 साल तक घट रहा है। अगर डब्ल्यूएचओ के सेफ लिमिट को आप देखेंगे तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और आप देख लीजिए कि भारत में क्या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। यानी कि 5 को 8 से गुना कर दीजिए तो 8 गुना ज़्यादा, यानी डब्ल्यूएचओ के नॉर्मल से भी हमारा नॉर्मल 8 गुना ज़्यादा है। अब डब्ल्यूएचओ को मैंने आपको समझा दिया, तो अगर इंडिया अपने खुद के स्टैंडर्ड को मीट करे, तो हर आदमी की लाइफ 1.5 साल बढ़ जाएगी। वर्स्ट अफेक्टिव रीजन की बात करें भारत की, तो नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार है। अब एयर पॉल्यूशन इतना हाई क्यों है? तो ज़ाहिर-सी बात है, गाड़ियों का एग्ज़ॉस्ट एमिशंस, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट डिपेंडेंसी 70% आज भी हमारी कोल पर है। वहीं स्टबल बर्निंग जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन से डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं। हाउसहोल्ड बायोमास बर्निंग, उसी तरह से सीज़नल वेदर पैटर्न, विंटर में हवा रुक जाता है तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख लेते हैं। यानी कि अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो हेल्थ में जानते हैं आपकी अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इससे होगा। इकोनॉमी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, ज़ाहिर-सी बात है। हेल्थ बजट एक तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो इकोनॉमी दूसरी तरफ नुकसान होता चला जाएगा। उसी तरह से हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। सोसाइटी में पुअर और वल्नरेबल ग्रुप सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड हैं, क्योंकि इलाज का भाव सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। वहीं गवर्नेंस की बात करें तो एनसीएपी टारगेट अचीव करना टफ हो रहा है, क्योंकि इन्फोर्समेंट काफ़ी वीक है। वहीं अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को देखें तो एनसीएपी यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 पीएम लेवल्स को 40% तक रिड्यूस करना है, 2026 तक लग तो नहीं रहा है। सीएक्यूएम की बात करें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर में लागू है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है सरकार, एलपीजी उज्ज्वला स्कीम को कर रही है, साथ ही साथ स्टेबल मैनेजमेंट भी किया जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी को भी सरकार पुश कर रही है। पर ओवर पॉपुलेशन की वजह से इन सारी चीज़ों में तो दिक्कत आती ही है। एग्ज़ीक्यूशन बड़े लेवल पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर धीरे-धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी। तो ये था आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड है, और जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस अधैनोम घेब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया के रहने वाले हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक्यूएलआई रिपोर्ट से संबंधित किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो एपिक के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब रिपोर्ट ने फाइंड किया है कि 46%, बिल्कुल ये सही जवाब है। वहीं अगर एज़ पर द रिपोर्ट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिल्ली एनसीआर में 8 रिड्यूस्ड बाय मोर देन 8 इयर्स, बिल्कुल ये सही जवाब है। इंडिया का नेशनल पीएम 2.5 स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टर देन है डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड के, कुछ नहीं स्टैंडर्ड है, 8 गुना ज़्यादा है। चलिए, तो यानी कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगले करंट अफेयर में आपका सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजित हुआ है। अब सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट को समझने से पहले, सबसे पहले मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि फिर से न्यूज़ में है ये। तो आपको सेमीकंडक्टर पहले जानना पड़ेगा और उसका सिग्निफिकेंस, साथ ही साथ क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव और पॉलिसीज़ हैं, तभी आप समझ पाएँगे। तो देखिए, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ये एक एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं और इनके पास अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। अब अगर 2 बेहतरीन एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं, पर इन ये 2 सबसे बेहतरीन हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो सेमीकंडक्टर फंडामेंटल्स होते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के, साथ ही साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के, और साथ ही साथ ही इनका यूसेज वेरियस सेक्टर में होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर और डिफेंस में। वहीं अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में देखें, तो अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास तो बहुत मात्रा में इंजीनियर्स तो हैं, पर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। इसीलिए सरकार इस पर जोर दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोला जा सके, और इस तरह के जो ज्ञान लेकर सारे इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकें। अब अगर मार्केट साइज़ और ग्रोथ की भी बात करें, तो जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट है, वो यूएस डॉलर 26.3 बिलियन 2022 में था, जो 2032 तक 271.9 बिलियन का हो जाएगा। आप देख सकते हैं, 26 को आप सीधे 10 से गुना कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा आएगा 271। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ की बात करें, तो आईएसएम यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन मीटी के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसका एम था कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज़ को
फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ताकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सके और जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर जब हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से उसको कम किया जा सके। अब अगर इसके अंतर्गत आने वाले स्कीम की बात करें तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम इसके तहत चलाया जा रहा है। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम, स्पेक्ट स्कीम, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम टैलेंट डेवलपमेंट के लिए चलाया जा रहा है। तो अब आपको सेमीकंडक्टर का बेस बन गया। अब आप समझ जाएँगे कि सेमीकंडक्टर की जो मिशन अभी लॉन्च किया गया है, वो क्या है। उससे पहले इसरो के बारे में जान लीजिए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटक है और इसका मोटो है हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अब आइए इस न्यूज़ को समझते हैं। तो सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट में यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल मेमेंटो दिया है। इस मेमेंटो में इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर, अब इसका नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इसका नाम है। तो विक्रम 32 बिट चिप इंक्लूड किया है। अब ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। अब अगर इसके फीचर्स की बात कीजिएगा तो ये रेडिएशन रेजिस्टेंट और एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब स्पेस जैसे हार्श कंडीशन में भी ये वर्क करेगा। अब जो इसका यूज़ है वो स्पेस लॉन्चिंग, डिफेंस, एरोस्पेस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में किया जाएगा। ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है पीएसएलवी-C60 मिशन में, मतलब ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। और भी अगर इसमें जो एकेडमी है जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वो उसमें है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ भी इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रोपड़, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी राउरकेला और पीएमईसी। इससे एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। अब अगर इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया कि ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट है जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। अब इससे इंडिया को आत्मनिर्भर बनने में हेल्प मिलेगा, स्पेशली सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में। डिपेंडेंट जो फॉरेन सप्लाई होगा चेन उसमें कम होगा तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग अपने आप हो जाएगा। इंडिया का जो रोल होगा ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही साथ इकोनॉमी और पॉलिसी इम्पैक्ट पे भी असर पड़ेगा। तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट है 15 से 30% चीपर है ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन में। अभी 5 सेमीकंडक्टर फैब्स बन रहा है। एक पायलट लाइन स्टार्ट हो चुका है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। गवर्नमेंट ने एक डीप टेक अलायंस यूएस डॉलर 1 बिलियन फंड भी अनाउंस किया है सेमीकंडक्टर प्लस क्लीन एनर्जी प्लस क्वांटम प्लस बायोटेक के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप याद रखिएगा। अब आइए इस क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो। बोलता है कि विद रेफरेंस टू द विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और सेमीकॉन इंडिया 2025 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो डेवलप किया गया है सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इसरो चंडीगढ़ के द्वारा, बिल्कुल सही है। स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इसका एप्लीकेशन है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड पीएसएलवी-C60 मिशन में, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया कि इसको सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत नहीं लॉन्च किया गया है। कौन से मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर, जहाँ पर जो यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन है, वो पहली बार 20 बिलियन को पार कर गया है अगस्त में। अब देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें पिछले साल और इस साल के अगस्त के कंपैरिज़न में, यानी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो 34% का इंक्रीज़ हुआ है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन है, वो 20.01 बिलियन ट्रांज़ैक्शन हुआ है, जो कि इंक्रीज़ है 14.9 बिलियन जो अगस्त लास्ट ईयर में था, यानी 34% का इंक्रीज़ हो चुका है पूरी तरह से। अब अगर यूपीआई की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, लोग डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं तो ट्रांज़ैक्शन यूपीआई का बढ़ना आम बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी बड़ी बात है। और ये कि इंडिया में लोग डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि करेंसी को छापने में कम कर सकती है आरबीआई। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नोट फ्लो को कम किया जाएगा, तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल करेंसी बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, नोट का जो खर्च है, वो भी आरबीआई अपना अब बचा पाएगा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ जो डेटा है और जो डेटा ब्रीच होने के चांसेज़ हैं, वो बढ़ सकते हैं, पर इसके लिए सरकार जो साइबर सिक्योरिटी है, उसके लिए लॉज़ भी हैं और साथ ही साथ इस पर नेशनल टीम हमेशा काम करते रहती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई अब 7 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। उनका नाम आपको याद रखना है, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और भूटान। वहीं अगर यूपीआई की बात करें तो इसका ओनर का नाम आपको याद रखना है, मीटी नहीं होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर तेलंगाना की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पथुकम्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगी, ब्राज़िल्स रियो कार्निवल्स की तरह। चलिए ठीक है, खूब पैसा उड़ाया जाएगा अब यहाँ पर भी। तो तेलंगाना जो बथुकम्मा है, आपको याद रखना है कि किस प्रकार का फेस्टिवल है, तो ये फ्लावर का फेस्टिवल्स है, ठीक है? जिसको सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा फेस्टिवल से पहले तेलंगाना में, जहाँ पर ये 9 दिन का त्योहार होता है।
जो कि इस महीने के 21वें तारीख से ये शुरुआत होगा, ठीक है? इसमें गैदरिंग किया जाता है वुमेन्स का और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये वारंगल में मनाया जाता है। स्टेट मिनिस्टर ये घोषणा किए हैं, तो तेलंगाना के स्टेट मिनिस्टर का नाम क्या है? जी कृष्णा राव है। तो इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे बथुकम्मा के बारे में पूछा जा सकता है कि किस तरह का ये फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर है। कितने दिन चलता है? 9 दिन चलता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये 1000 पिलर टेम्पल वारंगल में मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने दिन का ये फेस्टिवल है, तो ये 9 दिन का फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हैदराबाद हो गया इसकी कैपिटल यानी तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णुदेव शर्मा। यहाँ पर 3 नेशनल पार्क है, आपको नाम याद रखना है, महावीर, हरीना, साथ ही साथ मृगवानी और वनस्थली। आपको इनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है, वो है मृगवानी नेशनल पार्क, क्योंकि यही आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, तो अगला करंट अफेयर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से संबंधित है, जहाँ पर राजीत पुन्हानी जिन्हें सीईओ अब बना दिए गए हैं, किसके? तो फसाई के। फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 5 सितंबर 2008 को किया गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। वहीं अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें, तो मिस पुनिया सलीला श्रीवास्तव जी है और रजित पुन्हानी अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब बन गए हैं। अगर इसके पेरेंट एजेंसी की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर के अंतर्गत ये काम करता है। वहीं अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है जयप्रकाश नड्डा साहब, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आइए बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, कच्छ का एक विलेज है जिसका नाम है मतानो माध, मतलब ये एक साइट है गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स में। कहाँ पर? तो यहाँ पर एक जेरोसाइट पाया गया है। अब जेरोसाइट क्या है ये भी समझ लीजिए। तो ये एक मिनरल है जिसमें कि पोटेशियम, आयरन और सल्फेट होता है, और अगर इसके बनने की बात करें, तो ये 55 बिलियन साल पहले वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बना होगा। और ये कहाँ बनता है? तो एरिड और सलाइन एनवायरनमेंट में। इसीलिए गुजरात में ये रिसर्चर्स के द्वारा खोजा गया है। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो मार्स पर भी ये मिनरल्स पाया गया है, और इस मिनरल्स से ये पता चलता है कि पास्ट में कभी ना कभी वाटर रहा होगा। तो अगर भविष्य में जो मंगलयान 2 मिशन है जो इसरो के द्वारा भेजा जाएगा, वहाँ पर भेजने से पहले यहाँ पर भी रिसर्च एक्टिविटीज़ यानी कि सिमुलेशन किया जा सकता है इस विलेज में। तो इसरो के लिए भी ये अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अब आपको ये न्यूज़ भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपको एक और चीज़ बता दें, तो ये साइट्स केवल भारत में ही नहीं पाया गया है और पहली बार नहीं पाया गया है। इस तरह की साइट्स नासा भी प्रैक्टिस करते रहता है, क्योंकि यूएस में भी इस तरह के साइट्स अवेलेबल हैं, मेक्सिको में भी, और जापान की जो जक्सा है, यानी जापान का जो स्पेस एजेंसी है जक्सा जिसको भी बोला जाता है, वो भी टेस्ट करते रहते हैं, सिमुलेशन करते रहते हैं। तो ये और भी 3 जगह है जहाँ पर जेरो साइट्स के साइट्स उपलब्ध हैं, जो अपने-अपने देश मंगलयान मिशन की सिमुलेशन की तैयारी करते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे, जहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है कपास किसान ऐप। और ये किसके तहत किया गया है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। अब कपास कैसा क्रॉप है? कपास यानी कॉटन की बात की जा रही है, तो ये एक खरीफ क्रॉप है। अब अगर क्रॉपिंग सीजन के बेस पे बात करें, तो हमारे पास खरीफ, रबी और